नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम्। सप्तभंगी की चर्चा हम लोग 2 कक्षाओं में करते आए हैं। आज तीसरी कक्षा है। कल हमने स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति इन 2 भंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नास्ति भंग के बारे में कुछ चर्चा अनिवार्य है। थोड़ी सी वो भी चर्चा कर लेते हैं जिससे विषय एकदम सुस्पष्ट हो जाए। प्रत्येक भंग को मानने वाला कोई न कोई मतावलंबी है और उन मतावलंबियों के कारण से कई सारी चीज़ें हम तक पहुंची। यदि समीचीन रूप से उनका निराकरण नहीं किया गया तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति में बाधा है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो नास्ति भंग को मानने वाले हैं विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध। और दूसरे शून्यवादी बौद्ध। विज्ञानाद्वैत का अर्थ तो आप समझ लो कि केवल ज्ञान है, अद्वैत यानी अकेला, और विज्ञान यानी ज्ञान। अकेला ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता, बाकी सब नास्ति है। और शून्याद्वैतवादी तो कहते हैं कि केवल शून्य ही शून्य है, कुछ है ही नहीं। अब इन दोनों की मान्यताओं से, अर्थात सर्वथा नास्ति भंग स्वीकार करने से क्या प्रसंग आएगा? तो पहले तो जीव का अभाव। सबसे पहला दोष तो ये है, क्यों नास्ति बोलना है आपको? तो जीव नहीं है, तो जीव नहीं है तो फिर संसार, मोक्ष, मोक्ष मार्ग, तो फिर तब त्याग करूं कि नहीं करूं, दीक्षा लूं कि नहीं लूं? क्योंकि यदि मैं दीक्षा लूं तो दीक्षा है कि नहीं है, कई सारे प्रश्न खड़े होंगे। यदि आपने कहा कि मात्र विज्ञान होता है यानी ज्ञान होता है, तो प्रश्न है ज्ञानी होता है कि नहीं होता? ज्ञान होता है तो ज्ञान गुण है, और गुण कभी निराधार नहीं होते। गुण हमेशा साधार होते हैं, और गुणों का आधार नियम से द्रव्य होता है। यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि विज्ञान है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा विज्ञानी है, ठीक है ना? तो विज्ञान है, विज्ञानी है। यदि आपने 2 मान लिया तो प्रतिज्ञा हानि हुई। ये एक नया शब्द दे रहा हूं आपको। प्रतिज्ञा हानि का अर्थ क्या है? नियम तोड़ना। अपन लौकिक भाषा में क्या बोलेंगे? नियम तोड़ना। मतलब मैंने नियम लिया, अपनी बात से पलट गया। मैंने नियम लिया कि मैं अमुक कार्य नहीं करूंगा और मैं करता हूं, तो आप कहेंगे इन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी। तो मैंने कहा कि मैं तो केवल विज्ञान को मानता हूं, विज्ञान के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मानता,
तो भैया ठीक है भैया, तू विज्ञान को मानता है। ज्ञान किसके आश्रय से रहता है, स्वाश्रय से या पराश्रय से? तो बोले स्वाश्रय से। तो भैया स्वाश्रय से तो कोई वस्तु रहती नहीं। बोले पराश्रय से, तो पराश्रय कौन है? जो है वो विज्ञान से भिन्न है कि विज्ञान से अभिन्न है? यदि विज्ञान से भिन्न है तो विज्ञान अकेला होता है, ये प्रतिज्ञा हानि हो गई। और विज्ञान मात्र विज्ञान है तो विज्ञान की सिद्धि कैसे करोगे? आप एक बात देख लेना, मैं आपको सरल सरल बातें बताऊं। मैं प्रयत्न करूंगा कि जितनी भाषा में बोलूं वो न्याय की भाषा न होकर के लौकिक भाषा हो, ताकि ये विषय समझ में आ सके, है ना। किसी श्राविका को रोटी बनानी है तो उसको रॉ मटेरियल लगेगा, आटा, पानी वगैरह। उसको क्षेत्र लगेगा, उसको काल लगेगा। द्रव्य तो हो गया ना आटा वगैरह, तो द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया। वो स्वयं उस आटे से पृथक होनी चाहिए। आटा रोटी नहीं बनाता, आटा रोटी नहीं बनाता, आटा रोटी बनता है। आटा रोटी बनता है, बनाता नहीं। बनाने वाला कोई और चाहिए। मैं अगर कहता हूं कि इस संसार में केवल विज्ञान ही है, यानी ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो रोटी है? नहीं है। रोटी बनाने वाली है? नहीं है। रोटी बनाने के लिए लगने वाली कच्ची सामग्री है? तो नहीं है। तो फिर ज्ञान को उत्पन्न करने वाले साधन हैं? अब आप रोटी भूल जाओ। रोटी का जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप यहां करो ज्ञान। ज्ञान की उत्पत्ति के साधन क्या है? पुस्तक, गुरु, प्रकाश, बाहरी साधनों की चर्चा कर रहा हूं। क्या वो है? नहीं। यदि है तो प्रतिज्ञा हानि हो गई। नहीं है तो ज्ञान किसके आधार पर, किसके सहयोग से उत्पन्न हो रहा है, रह रहा है, इत्यादि इत्यादि कई बातें होगी। अच्छा, फिर जब विज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो मोक्ष है क्या? तो नहीं है। जब मोक्ष नहीं तो मोक्ष मार्ग है क्या? तो नहीं है। तो फिर बुद्ध ने दीक्षा की बात क्यों कही? मोक्ष मार्ग नहीं है। अच्छा, पाप है क्या? नहीं है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं ये नहीं करने योग्य कार्य और ये करने योग्य कार्य है? नहीं करने योग्य कार्य को लोक भाषा में हमने पाप कहा, करने योग्य कार्य को हमने लोक भाषा में धर्म कहा। तो धर्म और पाप है क्या? मात्र ज्ञान ही है ना। तो धर्म तो कुछ बचा नहीं, पाप कुछ बचा नहीं। तो जब शून्यवाद की चर्चा करेंगे तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। एक संबंध है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ये तीनों का अपना संबंध है। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जानने का साधन, और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु। तो ये तीन यदि आप स्वीकार करते हैं तो विज्ञानाद्वैत नष्ट होता है, और यदि विज्ञानाद्वैत स्वीकार करते हो तो मात्र ज्ञान बचता है। अब ज्ञान बचता है तो ये दो व्यवस्था तो चली गई। ठीक, ये ज्ञान बचा है ना। तो क्या गया? ज्ञाता गया और ज्ञेय गया। अब क्या समस्या को समझ लेना, बड़ी गंभीर चर्चा ये। यदि ज्ञान रहा तो ज्ञान गुण है और उसमें अर्थ क्रिया होनी चाहिए। ज्ञान गुण अपन आला पद्धति के प्रकरण में समझ चुके थे कि ज्ञान गुण है तो गुणों में भी अर्थ क्रिया होती है। तो अगर ज्ञान गुण है तो उसमें भी अर्थ क्रिया होगी। ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? जानना। अब प्रश्न है, अगर जानना अर्थ क्रिया है तो फिर ज्ञान का करण क्या होगा? मतलब प्रश्न क्या है मेरा, किसको जानना?
करण क्या का अर्थ क्या हुआ? किसको जानना? करण यानी साधन। किसको, किससे जानना और किसको जानना, मतलब ये दो बातें बचेगी, किससे जानना, किसको जानना। एक कर्म और एक करण, दो हो गए। कर्म हो गया किसको जानना और करण हो गया किससे जानना। तो यदि अकेला ज्ञान है तो बताइए किसको जानता है? बोले किसी को नहीं जानता। तो किसी को नहीं जानता भैया, तो ज्ञान के अर्थ क्रिया क्या हुई, मतलब ज्ञान का फल क्या हुआ? मतलब ज्ञान है तो ज्ञान का काम क्या है? तो उत्तर मिलेगा कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं भैया, तो ज्ञान को भी क्यों मान रहे हो? उसको मानने का तो कोई फल ही नहीं बचा। अच्छा, अब कर्म की बात हो गई। करण किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? भाई गुरु के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो गुरु ज्ञान से भिन्न है कि एक है? बोले एक ही है। तो भैया फिर कर्तृकरण व्यवहार नहीं होगा। और यदि अनेक है तो आपका ज्ञानाद्वैत का क्या होगा? अच्छा, ये हो गया कम जानाति, के न जानाति। लेकिन अभी एक प्रश्न और बचा, कह जानाति, कौन जानता है? ज्ञान तो साधन हो गया ना जानने का। हाँ, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्ञान गुण है और गुण हमेशा कर्म बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा। कर्तृवाच्य में उसका अर्थ तो बन जाएगा। जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, जानने मात्र को ज्ञान कहते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पना तो बन जाएगा। लेकिन ज्ञान किसको जानता है? एक ज्ञान के माध्यम से कौन जानता है? तो यदि आपने कहा ज्ञान के माध्यम से आत्मा जानता है, और ज्ञेय यानी संसार में किसी एक वस्तु को ले लेते, अपन एक उदाहरण के ले लेते कि मैं पेन को जानता हूं, तो मैं हो गया कर्ता, पेन हो गया कर्म, जानना हो गया क्रिया। आंखों से जानता हूं तो आंखों से हो गया करण, मैं पेन को आंखों से जानता हूं। तो ज्ञान तो आपने मान लिया। यदि आपने करण नहीं माना, यदि आपने कर्म नहीं माना, यदि आपने कर्ता नहीं माना, तो ज्ञान की क्रिया सिद्ध कैसे करोगे? क्रिया होती, अच्छा चलिए, क्रिया होने का कोई स्थान होगा, मतलब अधिकरण होगा? तो बोले होगा। यदि होगा तो भैया अब दो चीजें हो गई, ज्ञान और ज्ञान का अधिकरण। अब तो आप विज्ञानाद्वैत कह रहे थे, तो दो कैसे हो गए? ऐसे सैकड़ों प्रश्न केवल ज्ञान मात्र के अस्तित्व और बाकी नास्तित्व मानने पर होंगे। और शून्यवाद की तो बड़ी स्थिति है, बड़ी। ये तो अपन ने अज्ञानाद्वैतवाद की, मतलब विज्ञानाद्वैतवाद की चर्चा की। अब अपन शून्यवाद की चर्चा करके देखते हैं। अब ये बताने की तो जरूरी नहीं शून्यवाद है क्या। वाद यानी कथन करना, वदनमिति वाद, कथन करना, बोलने का नाम है वाद। शून्यवाद का अर्थ क्या हो गया? शून्यम एव इति कथनम। ठीक है, शून्य ही है ऐसा कथन करने को हम क्या कहेंगे? शून्यवाद। अब आप देखो, इसमें सबसे बड़ा दोष क्या हुआ? इसमें सबसे बड़ा दोष हुआ है स्ववचन बाधित नाम का दोष। अभी बात करते हैं ना अपन, तो यही तो बोल रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि स्ववचन बाधित नाम का दोष कैसे हुआ? तो मैंने कहा मेरी माता वंद्या है,
परीक्षा मुख में सूत्र दिया है, माता में वंद्या पुरुष संयोगेप्य गर्भत्वात्। मेरी माता वंद्या है क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसमें संतान उत्पन्न करने की ताकत नहीं है। अब बताइए, मैं बोल रहा हूं ये बात। अब सरल प्रश्न क्या हुआ, तू कहां से आया भाई? मतलब मेरा खंडन करने के लिए आपको कोई युक्ति नहीं लानी है, कोई आगम नहीं देखना है, कोई सिद्धि नहीं करनी है, आपके वचन को ही आप पर दोहरा दिया। तो अपने ही वचनों से, अपने ही वचन में दूषण आने को कहते हैं स्ववचन बाधित। अब आप इस शब्द को ही देख लो, शून्यम एव इति कथनम करोति स शून्यवादी, और कथन मात्रम शून्यवादः, कथन करने मात्र को हम कहेंगे शून्यवाद, और जो कथन करता है वो क्या, शून्यवादी। अच्छा, किसका कथन? तो शून्य का कथन शून्य होगा कि शून्य का कथन कोई शब्द होंगे? यदि शब्द होंगे तो शब्द और शून्य एक है कि दो है? एक कैसे हो गए? शब्द अगर बोले तो फिर वो शून्य कहाँ रहेगा? यही तो हम पूछ रहे हैं। मैं सो रहा हूं, अभी छुल्लक जी ने मेरे से पूछा, महाराज आप सो रहे क्या? मैंने कहा हाँ, मैं तो अच्छी तरह गाढ़ निद्रा में सोया हुआ हूं। क्या गलती होता है? सोने वाला बोल सकता है और जो बोल रहा है वो सोया नहीं। जो बोल रहा है वो सोया नहीं है, जो सोया है वो बोल नहीं रहा है। तो मैं अगर कह रहा हूं शून्य है, इस संसार में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो प्रश्न है कि शून्य का कथन करने वाला और शून्य ये एक है कि दो है? चलिए अब और एक बात, चलो न्याय में, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, बौद्धों ने दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। दो प्रमाण उन्होंने स्वीकार किए। अब एक बात बताओ, अभी आपने क्या बोला? शून्य है, और आप क्या बोल रहे हैं? प्रमाण दो है। तो पहले प्रमाण है कि वो भी शून्य है? वापिस समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे मत में प्रमाण के दो भेद हैं, तो प्रश्न है कि शून्य है कि दो भेद है? मोक्ष के 8 मार्ग है, शरण जाने योग्य 3 चीजें हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। 3 शरण हैं। अभी क्या बोला था मैं? हो गई गड़बड़ी? अच्छा चलिए, अब अनुमान जो प्रमाण होता है, पहले तो शून्य का प्रत्यक्ष में कोई दिख नहीं रहा है, कि प्रत्यक्ष में मुझे तुम दिख रही हो, प्रत्यक्ष में मुझे मैं दिख रहा हूं। प्रत्यक्ष में शून्य दिख रहा है क्या? अच्छा, शून्य दिखेगा तो प्रत्यक्ष रहेगा क्या? अरे शून्य भी शून्य दिखेगा, ऐसा होता है क्या? शून्य का अनुभोक्ता मैं हूं और शून्य दूसरा होगा तब तो शून्य दिखेगा। अब मेरी बात नहीं समझ में आई। ये पेन अस्थि है, ठीक? एक ये पेन अस्थि है और दूसरा मैं अस्थि हूं। तीसरा, हम दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। चौथा, ये मेरा ज्ञेय है, मैं इसको जानने वाला ज्ञाता हूं, और हम दोनों के बीच में संबंध करने वाला ज्ञान है।
मतलब हम दोनों का संबंध का नाम क्या है? ज्ञान ज्ञेय संबंध, मतलब ज्ञाता ज्ञेय संबंध। मैं ज्ञाता, ये पेन ज्ञेय। कितनी वस्तु हुई? 2, और इसका जोड़ने वाला तीसरा ज्ञान। अब आप कहो कि पेन शून्य है। पेन की जगह अपन शून्य रखते हैं। हाँ, पेन को आप शून्य की जगह रखो तो पेन शून्य है। यदि शून्य है तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए। मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है मतलब मैं भी हूं, मेरा ज्ञान भी है और शून्य भी है, तो 3 चीजें हो गई। और शून्य ही है तो मैं और मेरा ज्ञान नहीं होगा। एक ही बचाना है ना आपको। 3 कैसे बचा लिए? तो शून्याद्वैतवाद करेंगे तो पहले तो ज्ञान का आधार झूठा हो जाएगा। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय नष्ट हो जाएगा। अच्छा, जब शून्य है तो क्या संसार है? क्या मोक्ष है? क्या संसार मार्ग है? क्या मोक्ष मार्ग है? अब इन है के नंबर के उत्तर क्या होंगे? शून्य। आपको क्यों लिखता बोलना शून्य है? प्रश्न है ज्ञान है तो बोले शून्य है, ज्ञेय है तो शून्य है, संबंध है तो शून्य है। शून्य की अनुभूति मुझे कहीं भी नहीं हो रही बेटा। मुझे पेन की अनुभूति हो रही, मुझे डायरी की अनुभूति हो रही, मुझे कंप्यूटर की अनुभूति हो रही, मुझे मोबाइल की अनुभूति हो रही है, शून्य की अनुभूति नहीं हो रही है। तो नित्य रूप से जब मैंने नास्ति पक्ष स्वीकार कर लिया तो नास्ति को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध करने के लिए याद रखना अनुमान किसे कहते हैं? जहां 2 चीजें चाहिए, साधन और साध्य। अनुमान में 2 चीजों से कम में काम नहीं चलता। अब आप मुझे बताइए कि अनुमान में जब सिद्ध साधन 2 बात हो गई तो शून्य है, इस कैसे सिद्ध करोगे? तो हाँ, शून्य आए। अच्छा, फिर एक बात, यदि आपको हम कह रहे इसलिए शून्य है, तो हम कह रहे इसलिए अशून्य है। यदि तुम्हारे कहने मात्र से, मतलब समंतभद्र स्वामी जी ने एक प्रश्न किया, वांग मात्र तो न किम, वचन मात्र से तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हो सकता है, वचन मात्र से तुम्हारा नास्ति भंग सिद्ध हो सकता है। तो वचन, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। आपने पूछा कैसे, तो भैया मैं भी तेरे से पूछता हूं कैसे। तुमने पूछा वस्तु है कैसे, मैंने पूछा तुम शून्य है कैसे। तुम जवाब दो, मैं जवाब देता हूं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप जवाब दो हम नहीं देंगे। अच्छा चलो, नहीं, एक अच्छी घटना सुना रहा हूं। एक बच्चा जयपुर पढ़ करके आया, ये घटना है ओबरी की। उसकी बहन मेरी कट्टर भक्त थी। वो बार बार कहे महाराज मेरा भाई मुनियों को नहीं मानता, वो कहता है मिथ्या दृष्टि होते हैं, इनको ज्ञान नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने कहा एक आध बार मेरे पास ले आ, ठीक कर दूंगा। जैसे तैसे मना करके एक दिन ले आई कि तेरे को जो आता है महाराज के सामने चर्चा तो कर। तो बड़े आकड़ करके आए। अब देखिए, महावीर भले ही नहीं हूं, ये महावीर का शिष्य तो मानस्तम तो होना ही है। अब वो आया, आने के बाद उसने कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता महाराज, ये जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, और यदि आप कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर सकता है तो आप सिद्ध कर दो। मैंने कहा भैया एक बात बता, मैं तुझे समझा सकता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? बोले क्यों नहीं समझा सकते, आपके पास ताकत हो, आप मुझे बता सकते हो, ज्ञान हो तो बताओ। मैंने कहा तब तो मैं तेरा कर्ता हो गया कि मैं तुझे समझा सकता हूं, है ना। यदि मेरे कहने से तू समझ सकता है तो मैं तो तेरा कर्ता हो गया ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कर्ता सिद्ध हो गया।
और यदि हाँ, और यदि नहीं समझा सकते तो भैया मैं तेरे से चर्चा क्यों करूं यार। एक तरफ उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर था, अगर आप उसको समझा रहे बात खत्म हो गई। वही तो बोल रहा हूँ, अभी वही तो बोला मैं भी। और मैंने कहा यदि मैं नहीं समझा सकता भैया, एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तेरे से चर्चा कैसे कर सकता हूँ ये बता। मेरे पास चर्चा का कोई साधन ही नहीं बचा, तो भैया अब तू निर्णय कर, मैं समझा सकता हूँ कि नहीं सकता। तेरा उत्तर तेरे को हो गया। वो उठकर चला गया, उसके बहन के महाराज देखो। अरे मैंने कहा भैया जान तो दे। दूसरे दिन आया, बोले महाराज मैं कल से बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यदि मैं आपके पास बैठूं तो आप मुझे कुछ ज्ञान देंगे। मैंने कहा बेटा मुझे क्या दिक्कत है, मुझे गुरु पद पर स्थापित ही इसलिए किया गया कि मैं किसी को समझा सकूं। अब तू यदि समझ सकता है तो पहली बात समझ ले कि मुझे निमित्त करता तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं तेरा कर्ता हो गया, ये मान करके ही चलना पड़ेगा। तो अगर मानता है बेटा तो बैठ गए। खैर उसके बाद वो काफ़ी आया, बैठा, चर्चा करता था, समझने का प्रयत्न करता था। खैर अपनी स्थितियां हैं, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने कह दिया कि शून्य है, शून्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो साधन भी नहीं है और साध्य भी नहीं है। साधन साध्य नहीं है तो अनुमान प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं तो शून्य की सिद्धि कैसे करोगे। बोले सिद्ध करने क्या जरूरी, जो है सो है। तो भैया ठीक है, अशून्य है, बोले सिद्ध करो। बोले शून्य सिद्ध, अशून्य की सिद्धि करने जरूरी क्या है सो है, हो गई हमारी सिद्धि। फिर आप कुछ भी बोलो, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, हाँ सिद्ध नहीं करना है ना, है सो है। हाँ अब कुछ भी बोलो, है सो है। तो ये सारी बातें, इसीलिए सर्वथा नास्ति भंग स्वीकार करने में हम लोगों को समस्या है। तो हमने कल एक बात कही थी कि नास्ति भंग अस्थि से जुड़ा हुआ है, अस्थि के साथ उसकी जोड़ी है। लेकिन ये जोड़ी कैसी है, ये जोड़ी है ठीक वैसी कि जिससे अस्तित्व की सिद्धि होगी लेकिन अपने पक्ष में वो ना बोलेगा। जैसे संसद में बैठने वाला विरोधी पक्ष सत्ता के विरोध में वो टॉन्टिंग करता रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो राष्ट्रहित की सोच रहा है। सत्ता निरंकुश ना बन जाए इसलिए वो नास्ति भंग का काम कर रहा है। सत्ता में बैठा हुआ अस्थि भंग है तो वो नास्ति भंग है, वो विरोध कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यदि मीटिंग में विरोध नहीं होगा तो कार्य में विरोध होगा, ये पक्का समझ लेना। मीटिंग में विरोध नहीं हुआ तो कार्य में विरोध होगा, मीटिंग में विरोध होगा तो वो कार्य की एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाएगा। बहुत बड़ी समझ है नास्ति भंग की। इसलिए नास्ति भंग को समझे बिना अस्थि के सकारात्मक अस्तित्व को समझ पाना कठिन काम है। नास्ति भंग को समझना, लोगों ने मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि अस्थि तो ठीक है दिख रहा है, नास्ति कैसे। तो नास्ति ने अस्थि को सुरक्षित रखा है। अब तीसरे भंग की चर्चा कर लेते हैं, अस्थि नास्ति भंग। ये बताने की जरूरी नहीं है, अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि दो चीजें तो आपकी जुड़ेगी ही, एक सैट शब्द जुड़ेगा, एक एव शब्द जुड़ेगा। उनके अर्थ क्या ये अपन देख चुके हैं। अब अस्थि नास्ति की चर्चा करते हैं। मैं एकदम जनरल उदाहरण दे रहा हूं, एकदम जनरल उदाहरण, ठीक। क्या उदाहरण है, तो देखो एक सरल उदाहरण दे रहा हूं। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर, बैट्समैन है,
बॉलर नहीं। 2 हो गए, दोनों एक साथ बोला मैंने, मतलब क्रम से। बैट्समैन है, बॉलर नहीं। दोनों धर्म को जो क्रम से एक साथ लेकर चले उसको कहते हैं अस्ति नास्ति। ये अस्ति से भिन्न है। क्यों है? क्योंकि अस्ति ने कहा था कि ये है, नास्ति ने कहा था ये नहीं है ना। जैसे मैं क्रिकेटर नहीं हूं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, ये दोनों भंग तो सिद्ध हो गए, है ना। 2 द्रव्यों की अपेक्षा बात की अपन ने, लेकिन अब तीसरा भंग एक व्यक्ति पर लगा करके अपन, वैसे होना चाहिए एक द्रव्य के आधार पर, अपन केवल स्थूल उदाहरण देख रहे हैं कि शुभमन गिल बैट्समैन है, बॉलर नहीं है। मोहम्मद सिराज बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। तो जब वो आता है ना खेलने के लिए, कभी वो रन बना के चला भी जाए तो हमको आश्चर्य होता है। विकेट ले तो आश्चर्य नहीं होता, बॉलिंग करता है वो, हमको मालूम विकेट लेगा, लेकिन वो जब बैटिंग करके जाए, 2-4 छक्के लगाए तो आश्चर्य होता है। ये खेल लिया, बोले बड़ा बड़ा काम किया है, तो वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। तो वो है कि नहीं है? तो क्रिकेटर की अपेक्षा है, बैट्समैन की अपेक्षा नहीं है, बॉलर की अपेक्षा है। अरे भाई 3 बातें कर रहे हो आप, है नहीं है नहीं है। अरे एक बात तो करो। बोले एक बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अच्छा चलो क्रिकेटर नहीं है तो मैदान से हटाओ उसको, हटाओ। तो बोले नहीं हटाएंगे नहीं, 11 खिलाड़ी में उसका भी नाम है। तो बोले क्रिकेटर है कि नहीं? हाँ बोले क्रिकेटर तो है। तो फिर बैटिंग कराओ। बोले नहीं आती उसको। बोले क्रिकेट में क्यों? बोले बॉलिंग के कारण है। तो अस्ति नास्ति क्या कर रहा है? परस्पर विरोधी को परस्पर विरोधी न कर करके वह कह रहा है स अस्तित्ववान। परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्म को, अब अपन एकदम लौकिक उदाहरण लेते हैं। ये जैसे क्रिकेट का उदाहरण लिया, अपन एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। वो है मिट्टी पात्र के लिए स्यात् अस्ति, ठीक, लेकिन पात्र रूप में नास्ति। नहीं, मिट्टी पात्र के लिए, पात्र बनाना हो तो मिट्टी अस्ति, लेकिन अगर मिट्टी को ही पात्र कहूं तो पात्र में और मिट्टी में अंतर है कि नहीं? यदि मुझे अभी एक काम आ जाए कि मुझे पानी भरना है, तो मैं किलो भर मिट्टी ले जाऊं? आप समझ लेना, इतना सा गड़ू लेकर के भी मैं पानी ला सकता हूं, इतना सा गड़ू लेकर के, लेकिन 5 किलो मिट्टी लेकर के भी मैं पानी नहीं ला सकता। तो पात्र के लिए मिट्टी अस्ति और पात्र रूप में मिट्टी नास्ति। अब बताइए कि दोनों एक समय वर्तिनी यानी सह अस्तित्ववान है कि नहीं? अभी भी वो मिट्टी है ना, अभी कोई परिवर्तन नहीं बोल रहा हूं मैं। पात्र के लिए है, पात्र रूप में नहीं है। ऐसे उदाहरण ले लो, रोटी के लिए आटा अस्ति
और रोटी रूप में आटा नास्ति, नहीं तो आटा खा लो, आटा खा लो फिर। यदि अस्थि है रोटी के रूप में तो रोटी के रूप में नास्ति है, आटे के रूप में अस्थि है। मतलब रोटी बनाने के लिए आटे का अस्तित्व चाहिए, लेकिन आटा रोटी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य समझ में आया ना? आटा रोटी नहीं है, लेकिन रोटी का कारण है। तो अस्थि धर्म आटे में है, नास्ति धर्म आटे में है, और हम उसको क्रम से ले रहे हैं। पहले भंग में क्या किया था? केवल अस्थि पक्ष लिया था। दूसरे भंग में क्या किया? नास्ति पक्ष लिया। तीसरे भंग में हम क्या कर रहे हैं? दोनों भी ले रहे हैं, लेकिन क्रम से ले रहे हैं ना। आपकी अपेक्षा का डिफरेंट है, समय का नहीं। जिस समय वो अस्थि है उस समय उसमें सातों भंग है, जिस समय नास्ति है उस समय सातों भंग है। अस्थि नास्ति कैसे करेंगे? क्यों नहीं है? जिस समय आटा आटे रूप में अस्थि है उस समय रोटी रूप में नास्ति है। आटे के रोटी का कारण रूप में अस्थि है, रोटी की पर्याय रूप में नास्ति है। तो अस्थि नास्ति युगपत है। हमने सिर्फ पहले दूसरे भंग को साथ में ही तो बोला है। नहीं, केवल साथ में नहीं बोल रहे ना बेटा, बोलने का ढंग भी तो बदला है ना। एक में हमने केवल एक भंग को लिया है और तीसरे में हमने क्रम को लिया है। क्रमशः दोनों बातें करनी हो तो क्रम नहीं किया है। पहले में केवल एक पक्ष लिया है, दूसरे में केवल एक पक्ष लिया है। पहले में दूसरे भंग को नहीं मिलाया, दूसरे में पहले भंग को नहीं मिलाया, इसलिए हमने उनको शुद्ध भंग कहा था। तीसरे को हमने अशुद्ध भंग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसमें मिश्रण है। मिश्रण क्या है? दोनों अपेक्षा युगपत ले रहे हैं। युगपत कह नहीं जाते, इसलिए हम उनको सैत लगा के क्रम से कह रहे हैं। पर अगर हम पहले भंग को मतलब तीसरे की तरह से बोले तो मतलब दूसरा पहला और दूसरा। देखिए, पहले तो आपको क्या बोलना है पहले ये बताओ। मतलब रोटी आपको क्या बोलना है? आटा नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद सिराज बॉलिंग तो अच्छी करता है, बैटिंग के मामले में अवक्तव्य है। मैं नहीं बता सकता वो खेले, मतलब वो आता है तो मैं कहूंगा ये हो सकता है पहले ही बॉल पर आउट हो जाए, लेकिन बॉलिंग की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि 2-3 विकेट ले जाएगा। तो अस्थि और अवक्तव्य होगा। बैटिंग के लिए नास्ति और अवक्तव्य हुआ, बॉलिंग के लिए अस्थि और अवक्तव्य हुआ। मतलब बैटिंग करेगा कि नहीं तो अवक्तव्य हुआ, लेकिन बॉलिंग के लिए अब वो अस्थि हो गया, बैटिंग के लिए नास्ति हो गया। तो आप एक बार आप 7 भंग में से आप एक बार में एक ही भंग का प्रयोग करती है। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है जी, पहला और दूसरा भंग ये स्पेशली अपन बोले तो, पर अगर तीसरे भंग में दोनों। आप क्या हर बात को दोनों एंगल से बोलती है? जैसे ये दीदी तुम्हारे पास आई और तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास लाल पेन है क्या? तुमने क्या जवाब दिया? लाल नहीं है, नीला है। एक उत्तर तो ये हो गया, नहीं मेरे पास नीला है। यस, हाँ लाल है। तो या तो तुमने दिया लाल है, या तुमने दिया नीला है, या तुमने कहा लाल नहीं नीला है। अब तुम 3 वाक्य एक साथ नहीं बोलती ना। तो जिस वाक्य को पहले तो एक बात ध्यान रखना, सातों भंग एक समय में होते हैं। यदि अपन यहाँ 7 आदमी खड़े कर देंगे और उनको बोले कि भाई तुमको अपनी अपनी बात कहनी है एक ही विषय पर, तो सातों अलग अलग बात कहेंगे। विषय एक होगा, बात 7 होगी। मेरी बात समझ में आ रही ना? एक काल में यदि 7 जन मिलते, अब एक काल में आप तो एक भंग का ही प्रयोग करोगी, इसलिए आप या तो सैत अस्थि का करोगी या सैत नास्ति का करोगी, या क्रमशः सैत अस्थि नास्ति का करोगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्थि भंग में नास्ति नहीं है, नास्ति भंग में अस्थि नहीं है, और अस्थि नास्ति भंग में अस्थि नास्ति नाम का तीसरा भंग नहीं है, और तीसरे भंग में अवक्तव्य नाम का भंग, मतलब उस काल में अवक्तव्य भंग, ऐसा नहीं होता। सातों भंग मतलब 7 आदमी खड़े करो, तुमको उत्तर कैसे देना है ये बताओ। तुमको उत्तर कैसे, तुमको ना बोलना है। तो पूछा लाल पेन है क्या? तुमने कहा नहीं, इन्होंने कहा लाल पेन है। तो इसमें अस्थि भी छुपा है और नास्ति में, मतलब अस्थि छुपा है और नास्ति में नास्ति छुपा जी। अब इसने उत्तर दिया
मेरे पास नीला पेन नहीं है लाल पेन है, या लाल पेन नहीं है तो नीला पेन है। तो अस्ति नास्ति युगपद बोल रहे हैं। इन्होंने नहीं बोला ना, इन्होंने है बोला है, तुमने नहीं बोला है। तुम्हारा एक एक पक्ष था, इसने दोनों को क्रम से बोला है, एक साथ इसने भी नहीं बोला, क्रम से बोला। लेकिन वाक्य इसका पूरा हुआ दोनों को मिलाने के बाद। जैसे तुम्हारा स्यात् अस्ति एव, तुम्हारा वाक्य पूरा हो गया, स्यात् नास्ति एव इनका वाक्य पूरा हो गया, स्यात् अस्ति नास्ति एव इनका वाक्य पूरा हुआ। तो इनका तीन मिलकर के वाक्य पूरा हो रहा है। स्यात् और एव तो अपन लगा ही रहे, अस्ति नास्ति दो और मिला दिए, तो ये तीन हो गए। मतलब जिस एंगल से देखना है जी वो जी अपने जी, हिसाब से वो बोलना है। एंगल के हिसाब से, एंगल ये नहीं भंग, अपेक्षा ये नहीं भंग। अपन भंज धातु से भंग कैसे बना इसकी व्याख्या देख चुके पहले क्लास में, वहां आप समझ लीजिएगा। तो अस्ति नास्ति ने क्या किया कि सह अस्तित्व कायम रखा है परस्पर विरोधी वस्तु का। ऐसा होते भी उनको क्रम दिया है और वचनों को सुगम बनाया है। तो ये एक बड़ी विशेषता हुई। अच्छा, इसको नहीं मानने से क्या होगा? अब लोक व्यवहार में देखो, सिंपल, मेरे घर में पड़ोस की भाभी जी आई, मेरे मम्मी से पूछा कि घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके पास बासमती चावल हो तो दो ना। तो मम्मी ने कहा बासमती तो नहीं है, लेकिन साठी चावल है, आप चाहो तो मैं दे देती हूं। तो मम्मी ने कौन से भंग का प्रयोग किया? अस्ति नास्ति। ठीक। तो प्रश्न है, एक तो उत्तर यह हो सकता था, हाँ है ना मेरे यहां बासमती चावल, ले जाओ। इस महीने में हमने मंगाई नहीं बासमती चावल, हमारे घर में तो नहीं है, नास्ते हो गया। लेकिन वो कह रहे बासमती नहीं है। या जैसे अभी माता जी से मैंने पूछा कि माता जी वो पन्ना कहाँ है, तो माता जी ने कहा यहाँ नहीं है, वहां रख के आई हूं। कौन सा वाक्य हुआ ये? मैंने उसको बोला ये कागज ले आ, उत्तर क्या होना चाहिए था? नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन विवाद क्या होता है? कहाँ गया? ना, हाँ, विवाद ये कि मैंने उसको कागज दिया है, कहाँ गया? कहाँ गया? मैंने तो तुमको दिया ना, कहाँ गया? तो उन्होंने क्या किया, अपने पक्ष को विवादग्रस्त बनाने से पहले ही अपने वचन को सुधार दिया कि यहां नहीं है वहां है। तो नास्ति भी हो गया, अस्ति भी हो गया, या वहां है यहां नहीं है। नहीं, अभी एक विवाद चल रहा है। विवाद क्या है? बोले जैसे आपने अस्ति नास्ति भंग कहा, वैसे आप नास्ति अस्ति भंग कहो। अब भंगी बना रहे ना। तो बोले भाई अस्ति नास्ति या नास्ति अस्ति भंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अस्ति और अस्ति नास्ति भंग में अंतर है, नास्ति और अस्ति नास्ति भंग में अंतर है। लेकिन नास्ति अस्ति और अस्ति नास्ति में कोई अंतर नहीं, क्रम का अंतर है केवल। पहले हाँ बोलो या पहले हाँ, पहले ना बोलो, वस्तु व्यवस्था वो है। तो पुनरुक्ति नाम का दोष आता, इसलिए हमको इसको करने की आवश्यकता नहीं बनी। इसकी चर्चा अपन करेंगे, एक एक भंग को कौन कौन मानता है। ये तो नास्ति भंग की चर्चा करना इसलिए आवश्यक थी कि कई लोगों ने नास्ति पर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं, इसलिए हमको उसका उत्तर देने के लिए आज वो पक्ष लेना पड़ा। ये विषय अभी कितने दिन चलेगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी इसलिए कर रहा हूँ कि सप्तभंगी पर मेरी जो पुस्तक है मुझे कंप्लीट करनी थी, तो वो एक व्यवस्था बन रही है कैसे करना है करके। मतलब कम से कम 100-150 पेज की पुस्तक बने, इस तरह की योजना थी, उसी ढंग से काम कर रहा हूँ। खैर, तो अस्ति नास्ति
इस भंग की व्यवस्था समझ लेना। कई बार विवाद का कारण मतलब गलत फहमी का कारण होगा, इनको देना नहीं होगा। देखो मैंने मांगा ना कागज, उसने मना कर दिया। देखो और दीदी तुम्हारे सामने दिया था कि वो व्रत कर रही थी कि नहीं, बताओ कैसे मना कर दे, मेरे को मना करते थे। तो इस विवाद से बचने का उपाय क्या है कि यहां नहीं है मतलब मैं नहीं दूंगी या दे नहीं सकती, वहां है आप चाहो तो मंगवा लो। अपना पक्ष किस एंगल से, हाँ, कैसे प्रस्तुति करोगे। इतना कहने से काम चल सकता था, यहां नहीं है। इतना कहने से काम चल सकता था, वहां है। और दोनों ही बातें सत्य थी और दोनों उत्तर प्रासंगिक थे, मतलब गलत भी नहीं थे, मतलब प्रासंगिक थे, मतलब उत्तर वहां पर सटीक माने जाते। लेकिन एक सरल उत्तर हो गया कि एग्जैक्टली उसका स्थान पता चले। और ऐसे कई प्रयोग हम लोग करते हैं, कभी नास्ति से अस्ति का कथन करते हैं, कभी अस्ति से नास्ति का प्रयोग करते हैं और पूरा लोग व्यवहार चलाते हैं। पापा घर में है क्या? नहीं, बाजार गए हैं। बेटा पापा से बात कर देना, वो बाजार गए, आने बाद बात करा दूंगा। आप समझ रहे? मतलब हम बहुत क्लियर इन भंगों का इतना प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं लोक व्यवहार में, कभी हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि हम वो भंगों की दृष्टि से प्रयोग नहीं करते ना, तो हमारे समझ में नहीं आता कि ये भी एक भंग है। चलिए अगला भंग है स्यात् अवक्तव्य एव। स्यात् और एव का अर्थ अपन देख चुके हैं। अधन वच धन तव्यत। अवक्तव्य शब्द कैसे बना? अ धन वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत का त बचता है, तव्य बचता है और वच के चकार का ककार हो जाता है, तो वक्तव्य बन जाता है। चोकू सूत्र से च का क बन जाता है, तो नहीं है वक्तव्य। वच धातु का अर्थ होता है बोलना, तो अवक्तव्य का अर्थ होता है नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने योग्य, बोलना संभव नहीं है। ये चौथा भंग हुआ। किसी ने इसको तीसरा भंग माना है, ये अपन चर्चा पहले दिन कर चुके। जिन्होंने तीसरा भंग माना है वो शुद्ध 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 भंग के 3 भंग स्वीकार किए, अशुद्ध 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 4 भंग स्वीकार किए और 7 कर दिए। और सामान्य रूप से कुन आमनाय में ये चौथी भंग शैली मानी गई है। अब अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा और गंभीर। एक वक्ता पूछता है कि महाराज जैसे आपने अवक्तव्य भंग कहा, वक्तव्य नाम का भंग बनाओ, तो भाई बना लेते तो हमारा सप्तभंगी होता ही, आपका वचन गलत हो गया। इसको कहते संख्या व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ है दोष, संख्या का अर्थ हो गया गणना। आपने कितना बोला? 7, हुआ कितना? 8, तो दोष हो गया ना आपकी संख्या में, ये संख्या व्यभिचार हो गया। तो आचार्य महाराज कह रहे भैया नहीं हुआ, क्योंकि अस्ति वक्तव्य था, नास्ति वक्तव्य था, अस्ति नास्ति वक्तव्य था। लेकिन सिंपल एक वक्तव्य तो सही ना, आपने आगे अस्ति अवक्तव्य को पहले अलग बोला। अरे सारे अवक्तव्य है, सारे वक्तव्य है। आप मुझे बताओ अवक्तव्य भी वक्तव्य है कि अवक्तव्य है? वक्तव्य। तो फिर वक्तव्य भंग अलग बनाएंगे तो अवक्तव्य का विरोध नहीं हो जाएगा? शून्य जैसा हो गया। इनका भी तो आपस में नहीं हो रहा है। वापिस देखो, मैं वापिस बता रहा हूं। अवक्तव्य भंग भी स्यात् वक्तव्य है। तो ऐसे तो अस्ति भी स्यात् नास्ति हुआ ना, बिल्कुल हुआ, तो फिर उसको क्यों अलग? लेकिन वहां कथन की शैली है। यहाँ तो सातों ही कथन है ना, मतलब अवक्तव्य रूप में भी वक्तव्य है, अस्ति रूप में भी वक्तव्य है, नास्ति रूप में भी वक्तव्य है, अस्ति नास्ति रूप में भी वक्तव्य है। मतलब सप्तभंगी आपने किसको कहा?
वचन की रचना क्रम को भंगी कहा। तो जब वचन रचना को या भंगी कह रहे, सातों वक्तव्य हो गए, अवक्तव्य कोई बचा ही नहीं। अब यहां जो अवक्तव्य कह रहे हैं उसका एक विशेष कारण दे रहे हैं। वो विशेष कारण ये है कि वस्तु सर्वथा अस्तित्वहीन नहीं है। उसका रूप युगपत हमारे वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। और ये बेटा इतना प्रयोग होता है। भगवान बाहुबली का मैंने अभिषेक देखा, महाराज इतना आनंद हुआ कि मैं कह नहीं सकती। अब अस्थि अवक्तव्य हुआ, डायरेक्ट बोल रहा और इतना खुशी खुशी से बोल। किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पूछो कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो पेट में हो रहा है, बाकी मैं कह नहीं सकती। अस्थि अवक्तव्य मतलब अवक्तव्य का जहां यहाँ प्रयोजन है वहां पर अनिर्वचनीय अवस्था। देखिए बहुत बड़ी बात है, वेदांत में अनिर्वचनीय की बात आई है। जब हमारे यहाँ अनिर्वचनीय की बात आई तो सर्वथा अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि अवक्तव्य को भी मैं वचन के द्वारा ही कह रहा हूँ। वचन के योग्य नहीं, अनियर प्रत्यय लगा, वच शब्द है, अनियर प्रत्यय लगा, अवचनीय निर्वचनीय अनिर्वचनीय बन गया। और यदि यहाँ पर तव्य प्रत्यय लगा तो अवक्तव्य बना। तो दोनों में शब्द साम्य है। कह नहीं सकता और पता नहीं, पता नहीं अलग बात हो गई। कह नहीं सकता मतलब पता तो मुझे है, बता नहीं पा रहा। अगर जैसे कोई कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है लेकिन पता नहीं, पता नहीं, बता नहीं पा रहा, पता नहीं। देखिए बोलने की स्टाइल आपकी अलग हो सकती है महाराज जी, बहुत क्लियर है। अपन अगर यही वाक्य पूछो ना इस तरह के तो 100 वाक्य निकल आएंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपने अपने बुद्धि से अपने अपने वाक्य निकलते हैं, जैसे संस्कार है, जैसे अध्ययन है, उस हिसाब से। सामान्य रूप से कह नहीं सकते का अर्थ है, अब एक बात समझ लो, अस्थि भंग को हमने एक पक्ष लिया, बाकी पक्ष नहीं बोले। नास्ति में हमने एक पक्ष लिया, बाकी पक्ष नहीं लिए। अस्थि नास्ति में हमने 2 पक्ष तो लिए, 2 पक्ष तो लिए, लेकिन दोनों को क्रम से बोला। चाहे नास्ति अस्थि, चाहे अस्थि नास्ति, जो भी आपने बोला हो वो क्रम से बोला। बासमती है, साठी नहीं है, साठी नहीं है, बासमती है, दोनों भी वाक्य हो सकते हैं ना आपके बोलने की शैली में, तो दोनों हो सकते हैं, अस्थि नास्तिक हो या नास्ति अस्तिक हो, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन आपसे कहे कि भाई दोनों बातें युगपत बोलो, ये बोलो कि साठी नहीं है बासमती है, या बासमती है साठी नहीं है, एक साथ बोलो। तो बोले भाई एक साथ नहीं बोल सकते, तो हमारी बोलने की क्षमता की अपेक्षा वक्तव्य है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वक्तव्य नहीं है। यदि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वक्तव्य होता तो वस्तु अस्तित्वहीन हो जाती, अस्थि नहीं बनता उसका। जिसका अस्थि बना है, जिसका नास्ति बना है, जिसका अस्थि नास्ति बना है, उसी को युगपत कहने में हम शक्तिहीन है। हमारी शक्ति की अपेक्षा वो वक्तव्य है, उसकी शक्ति की अपेक्षा नहीं, उसके अस्तित्व की अपेक्षा नहीं। उसको मैं कह सकता हूं, क्रम से कह सकता हूं, उसको कह सकता हूं, एक एक कह सकता हूं। स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं कह, स्वतंत्र स्वतंत्र कह सकता हूं, क्रम से युगपत कह सकता हूं, मतलब दोनों को कह सकता हूं, लेकिन युगपत दोनों को नहीं कह सकता। ये मेरी कमजोरी है, और मेरी कमजोरी को बताने के लिए मैंने चौथे भंग की बात की, अवक्तव्य। मतलब ये ध्यान रखना, यहां वक्ता की कमजोरी है वचन प्रयोग में,
वस्तु के अभाव का संदर्शक नहीं है अवक्तव्य। जैसे आपको बता रहा हूं, दीदी आपको एक चैलेंज देते हैं अपन। क्या चैलेंज है? ये जो मिनी सेकंड है उसको आप बोलकर बताओ। मिनी सेकंड है, मिली सेकंड, आप उसको बोलकर बताओ। तो आप कहेंगे मैं नहीं बोल सकती। तो किसकी, अच्छा वो मिली सेकंड है कि नहीं? वो है मेरे कथन की असामर्थ्य। मेरे कथन की मतलब मेरे में कमजोरी है कि मैं उसका कथन नहीं कर सकती। उसमें कमजोरी नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना परिवर्तन है, उसकी अपनी पर्याय हैं, मतलब द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य है, उसकी सारी बातें हैं, उसकी संपूर्ण शक्ति है। वो मेरे वचन का विषय नहीं बन पा रही है, ये वक्ता की कमी का फल है। ये बताने के लिए अवक्तव्य भंग की चर्चा हुई है। इस भंग की चर्चा विशेष रूप से अपन समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।